इस बिहार स्पेशल वन लाइनर करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये इस सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 5 पार्ट में क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो अगर आपका छूटा हुआ है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल जिस पर्पज़ से आप इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं, यहाँ पर पूरा देख के जाइएगा। निश्चित तौर पर एक आप विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर चीज़ें आपको बेहतर मिल रही है और मिलती रहेगी। ध्यान रखिए, हमने पिछले क्लास में कुछ प्रश्न जो आपके समक्ष रखा था, उसमें आपको लास्ट में हमने बिहार की स्थापना को लेकर कुछ प्रश्न वहां बतलाए थे। एक वैसा प्रश्न जहां पर हम चर्चा कर रहे थे कि इस वर्ष बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 114वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही इसका थीम क्या था, तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। तथा हम ये चर्चा भी कर रहे थे, कुछ प्रश्न वहां पर आपको हमने दिखलाया भी था कि बिहार दिवस से संबंधित विभिन्न एग्जाम में कुछ प्रश्न बने हैं। आइए हम वहीं से शुरू करते हैं। पिछला जो क्लास था 250 नंबर प्रश्न पे एंड हुआ था। अब यहाँ 251 से हम शुरू करते हैं। 4-5 प्रश्न आपको बिहार की स्थापना से एग्जाम में पूछे हुए देखने को यहाँ मिल रहा है। पुनः से फिर हम वहाँ पर इसके बाद करंट अफेयर्स में फोकस करेंगे। अब यहाँ पर 251 नंबर सवाल आप देख रहे हैं कि बिहार को अलग घोषित करने की घोषणा कहाँ हुई थी, तो दिल्ली दरबार में हुई थी। कब और कहाँ पूछा गया है, तो 2019 में बिहार एसआई एग्जाम में। 252 नंबर पॉइंट है कि 1912 में बिहार की राजधानी कहाँ थी, दोस्तों पटना। अच्छा, 1912 में 22 मार्च को जब बिहार का गठन हुआ था, मैंने आपको बोला कि 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था बिहार। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2018 में ये सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला गवर्नर कौन था, तो सर एडवर्ड अल्बर्ट। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट 254 नंबर है कि बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी और ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा हुआ सवाल है। अमूमन यहाँ से एक जो पॉइंट आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, भारत के 28वें राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया था। और दूसरी बात यहाँ पर ये आपको हम बतला दें, हालांकि कई बार हमने आपको बोला भी है। अच्छा, मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट भी दिखा था, किसी का एक कमेंट था कि सर जो बंटवारा हुआ था बिहार का, जो सम्मिलित प्रांत था, कितना भूभाग के साथ यानी कितना क्षेत्रफल के साथ झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। देखिए, कई स्रोत में आपको ये 40% दिखेगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम देखें जो आंकड़ा जो कहता है ये 45.85%। ये ध्यान रखिएगा, 45.85% क्षेत्रफल के साथ बिहार जो विभाजित हुआ, मतलब इतना जो 45.85% जो भूमि है वो झारखंड के हिस्से में गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कई लोग ये आपको बतलाएंगे नहीं, लेकिन दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट और ये एग्जैक्ट एकदम सही डेटा है। अगले सवाल पर आइए कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। अब वही सारे प्रश्न को यहाँ अलग वे में पूछा गया है। तो 15 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2017 में यह सवाल पूछा गया है। तो अभी हमने देखा कुछ ऐसे सवालों को जो कि बेसिकली बिहार की स्थापना से संबंधित पूछे गए हैं। अब यहाँ पर वही बात जो अभी हम कुछ समय पहले आपको बतला रहे थे कि इस साल 2026 में बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए अब यहाँ अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 256 नंबर प्रश्न देखिएगा। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 110वीं जयंती 21 मार्च 2026 को मनाई गई है। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव बक्सर में हुआ था। दोस्तों, बक्सर जिला में एक जगह है डुमराव, यहीं पर इनका जन्म हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। अब यहां पर इन्हीं से संबंधित एक अगला पॉइंट 257 नंबर है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 की हम बात कर रहे हैं। इस अवसर पर लाल किले से उन्होंने शहनाई वादन किया था, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में ये दर्ज है और इनके नाम ये खास करके उपलब्धि दर्ज है। ये चीज़ें यहाँ आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिहार के बक्सर जिले के डुमराव से ये बिलोंग करते हैं। इन्हें मिले कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों में जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्ष 1956 में इन्हें मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार,
1961 में भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1968 में पद्म भूषण, जो कि नागरिक पुरस्कारों में भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। 1980 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और वहीं 2001 में फाइनली इन्हें भारत रत्न मिलता है, जो कि नागरिक पुरस्कारों में ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अब दोस्तों यहां पर एक हिडन जानकारी मैं आपको ये दे दूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की अगर हम बात करते हैं तो बिहार से संबंधित ये वैसे शख्स हैं जो भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हैं। और मुझे उम्मीद है शायद ये पहले और एकमात्र हैं जिन्हें चारों नागरिक पुरस्कार मिला है। नाम याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनकी अभी 110वीं जयंती मनाई गई है। तो अगला 259 नंबर पॉइंट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में निधन हुआ। ये ध्यान रखिएगा। अगला 260 नंबर पॉइंट है कि बिहार दिवस 2026 के अवसर पर बिहार और मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण एवं पांडुलिपि संरक्षण व डिजिटाइजेशन की या फिर इस पर सहमति बनी है। बेसिकली इसको डिजिटल करने की दिशा में, साथ ही मिथिला पेंटिंग के संरक्षण को लेकर अभी एक प्रतिनिधि मंडल, खास करके जो समझौता मतलब खास करके सहमति बनी है, इसको लेकर बिहार से एक प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस गया हुआ था, जिसका नेतृत्व बिहार कला संस्कृति विभाग के जो सचिव इस समय है प्रणव कुमार, इनके द्वारा किया गया। बेसिकली यहां पर सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार और किस देश के मध्य यह समझौता हुआ है, तो यहां ध्यान रखिए मॉरिशस। अगला 261 नंबर सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य अभी हाल ही में जीविका ऐप को लाया गया है। कुछ समय पहले ये बहुत ज्यादा खबरों में थे, हम डिटेल में चर्चाएं आपके बीच कर भी रहे थे। क्योंकि यहां जीविका की बात हुई है तो अगला ही पॉइंट हमने ये भी रखा है कि जीविका की शुरुआत कब हुई थी। वर्ष 2006 में हुई थी और ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुई थी। और देख लीजिए ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में ये पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों जीविका बैंक के गठन को लेकर अभी हाल ही में पिछले ही साल जानकारी निकल कर आई थी, कैबिनेट बैठक में से मंजूरी भी दिया गया था। ये चीजें समय समय पर डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में हम आपको बतलाते रहते हैं। पुनः आपको याद दिला दें कि यहां तो आप ये वन लाइनर तथ्यों को देख रहे हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर्स या फिर मंथली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चलती है वहां पर तमाम चीजें बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, बिहार नेशनल इंटरनेशनल, मतलब तीनों खबरों को सम्मिलित करते हुए हम आपको बेहतर तरीके से देते हैं। बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर 100% ये एक प्रकार से केंद्रित है, तैयारी वहां से आपकी बेहतर होती है। आइए एक और सवाल देखिए जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार एसएससी एग्जाम में जीविका से संबंधित 263 नंबर सवाल में, जीविका किस प्रकार की योजना है? तो ग्रामीण आजीविका संवर्धन योजना है। बेसिकली महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने को लेकर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है बिहार सरकार का। एक और सवाल कि जीविका परियोजना का जो संचालन है ये किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति द्वारा ये बीपीएससी 2015 मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है। वही 265 नंबर सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन या फिर खास करके जो स्वरोजगार है वो खास करके यहाँ महिलाओं के दृष्टिकोण से बढ़ाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और समाज में खास करके पुरुष वर्ग के साथ वो कदम से कदम मिला के चल सके। तो इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी और देखिए ये बीटेट 2019 एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। हालांकि ये सारे सवाल आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है, तो प्रिपरेशन बेहतर हो इस दिशा में आप तैयारी में लगे रहिए। एग्जाम नज़दीक है, तैयारी आपकी बेहतर होगी क्योंकि अंतिम समय है, तो यहाँ से आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। एक और सवाल देख लीजिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। जीविका योजना में किनके माध्यम से ग्रामीण महिलाएं जोड़ी जाती है? तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। यह बिहार एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। 267 नंबर सवाल देखिएगा, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट, ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट अभी हाल ही में नालंदा जिले में एक जगह है तेलहाड़ा, यहीं पर अभी खोला गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को, यानी कि जीविका दीदियों को सशक्त बनाना तथा ग्रामीण लोगों को स्वस्थ, सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से अभी बिहार में पहला जीविका दीदी हाट जो खुला है वो नालंदा जिले में एक जगह तेलहाड़ा, यहीं पर 268
66 नंबर सवाल है राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा के दौरान, दरअसल बात हम कर रहे हैं मार्च 2026 की, इस दौरान जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे और उस दौरान बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री उस समय कौन थे तो नीतीश कुमार थे, लेकिन बात यहां पर हम तत्कालीन उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो सम्राट चौधरी थे। हालांकि सम्राट चौधरी इस समय बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहां यह ध्यान रखिए तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैमूर जिले की अघोरा पहाड़ी क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण की घोषणा की थी। अब दोस्तों यहां से सवाल कई रूप में आपको देखने को मिल सकता है। पहली बात, जो घोषणा हुई है वो खास करके मार्च 2026 में हुई है, किनके द्वारा किया गया है तो सम्राट चौधरी द्वारा। दूसरी बात, ये अघोरा पहाड़ी क्षेत्र ये कहां पर है, किस जिले में है तो बिहार के कैमूर जिले में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो यहीं पर है, जो बेसिकली रोहतास जिले में भी कुछ हद तक फैला हुआ है, कैमूर और रोहतास में, जिसे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में खास करके स्थापित करने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। तो ये चीजें याद रखिएगा, बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व इस समय मौजूदा समय में बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है और यहाँ बाघों की संख्या बढ़कर 54 थी पहले, लेकिन अब जो नया डेटा अभी हाल ही में आया है, 1-2 सप्ताह पहले का ही न्यूज है, इसकी संख्या बढ़कर 74 हो चुकी है। अगले सवाल पर आइएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई उड़ान योजना, जो उड़ान योजना का एक टैगलाइन है, उड़े देश का आम नागरिक, तो उड़ान योजना 2.0 के तहत बिहार के 4 शहरों में नए एयरपोर्ट विकसित करने की प्रक्रिया जारी है, मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहां देखिएगा वो कौन कौन सा जगह है, गोपालगंज के सवैया में, फिर भागलपुर में एक जगह है, भागलपुर नहीं बल्कि बेगूसराय के उलाव में, तथा भागलपुर और छपरा में उड़ान योजना 2.0 के तहत यहां नए एयरपोर्ट विकसित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो फिलहाल यहां 269 नंबर प्रश्न में ये जो स्थान लिखा गया और किस योजना के तहत, ये जरूरी है, एग्जाम में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि इसी तरह का डायरेक्टली पूछा जाए, हो सकता है कि वहां कथन वाला प्रश्न यहां से अराइज हो, तो चीजों को लेकर तैयार रहिएगा। और तैयारी की अगर हम बात करें तो अगर अभी तक अपने बिहार स्पेशल का बेसिकली आगामी 72वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर ये पिछले 18 महीने का, 1.5 साल का एक्चुअली जो संग्रह आपको हमने दिया है जनवरी 2025 से, कंप्लीटली ये बुक फॉर्मेट में आपको पीडीएफ में उपलब्ध कराया गया है। ये आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट करेगा, तैयारी आपकी बेहतर होगी और नो डाउट ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। हालांकि यहां एक दिक्कत यह है कि केवल ये हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 2026 का, जनवरी 2026 से जून 2026 का चाहिए, 2026 की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है और वो वाली पीडीएफ केवल और केवल आपको 59 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। हालांकि बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर जो कोर्स संचालित हो रहे हैं, अगर आप बीपीएससी वाले कोर्स या फिर करंट अफेयर्स का ये विजेता बैच लिए हुए हैं तो आपको ये दोनों पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स का कंप्लीट जो मटेरियल है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज क्लासेस, वो सभी आपको इसी में मिलता है। मतलब एक प्लान ऐसा है जिसके माध्यम से आप हमारे तमाम मटेरियल का लाभ उठा पाते हैं और अगले 1 साल तक आपको मिलेगा अगर आज आप ज्वाइन करते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो अब तक का छोटा हुआ है वो सारा आपको निःशुल्क मिल जाएगा। इसे ज्वाइन करते समय कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा। अगर पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो यहां पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। एक यहां नॉमिनल सा चार्ज पर अगले 1 साल के लिए आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए आइए अगले सवाल पर। 270 नंबर सवाल देखिएगा कि बिहार में वर्तमान समय में पटना और दरभंगा ऐसे एयरपोर्ट है, केवल 2 ही ऐसे एयरपोर्ट है जहां से नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं संचालित हो रही है। लेकिन भाई दूसरी ओर गया एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट, इसको लेकर पूर्णिया एयरपोर्ट तो नया भी बना है, तो यहां से सीमित सेवाएं हालांकि उपलब्ध है, तो ये चीज ध्यान रखें। मेनली बिहार में दरभंगा और पटना जो एयरपोर्ट है नियमित रूप से संचालित हो रही है। अगला 271 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार हाल ही में कक्षा 8 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल छात्र छात्राओं के लिए या फिर सरकारी स्कूली छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ स्कूल नहीं बल्कि स्कूली होना चाहिए, तो इनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई कार्यक्रम लागू करने जा रही है, जो एनसीईआरटी मॉडल और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। और आपको हम ये बता दें, अभी हाल ही में बिहार सरकार ने एआई समिट का भी आयोजन किया था। अब बहुत सारी जानकारी एआई को लेकर बिहार के संदर्भ में
में 2026 में हमने आपको बतलाया है। वो तमाम चीजें आपको यहाँ बारी बारी से देखने को मिलेगा, बस बने रहिए। अगला 272 नंबर पॉइंट देखेंगे कि बिहार के मौजूदा पंचायती राज मंत्री जो इस समय है यह है दीपक प्रकाश, और इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में गांव की गलियां, सामुदायिक भवन, जो गांव में पोखर और चौक चौराहे हैं, इनका नामांकन जो है वो स्थानीय बेटियों के नाम पर किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार के मौजूदा पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश द्वारा किया गया है। और इसके पीछे हवाला ये दिया गया है कि जो किया जाएगा ये कार्य खास करके ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में होगा, जो स्थानीय बेटियों के नाम पर रखा जाएगा। वैसी बेटियां जो समाज में कुछ हटके की है, मतलब कुछ ऐसा की है जो कि एक प्रेरणा स्रोत है, उनके नाम पर, है ना। तो ये यहां ध्यान आपको रखना है। अगले सवाल पर आते हैं। 273 नंबर पॉइंट है कि हाल ही में 19 से 20 मार्च 2026 को राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 का जो आयोजन है ये बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार द्वारा किया गया, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों ये जो आयोजन है इसको ये ध्यान से समझिए कि वर्ष 2047 जो कि विकसित भारत का लक्ष्य है, तो यहाँ पर जो भी युवा प्रतिभागी भाग लिए थे उन्होंने विकसित भारत की दिशा में, मतलब जो रोड मैप है इसको किस प्रकार हासिल किया जा सकता है, वहाँ पर अपनी राय को रखा। तो बेसिकली यही था, संवाद कार्यक्रम था। तो कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में। ठीक है, चलिए 274 नंबर सवाल है। हाल ही में बिहार सरकार ने पश्चिमी सोन नहर के तटबंध पर, आप ये ध्यान रखिए, बात हम कर रहे हैं भोजपुर जिले की, यहां पर 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी है। और इस तरह के प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा प्रॉपर वो जगह कहां पर है या फिर किस नहर पे, आपको ये भी ध्यान रखना है क्षमता कितनी है। तो यहां वो सारी चीज आपके बीच हमने रख दिया है। अगला 275 नंबर सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि रिसेंटली बिहार व उड़ीसा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार यानी कि प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड प्रदान किया गया है, और यह किसी भी राज्य पुलिस बल या फिर अर्धसैनिक बलों को दिया जाने वाला एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। दूसरी बात यहां पर यह है कि प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड को निशान के नाम से भी जाना जाता है। अब तक पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो 17 पुलिस बल है जिसे यह सम्मान मिला है। जनवरी 2026 में सिक्किम पुलिस यह सम्मान पाने वाली भारत की 15वीं राज्य पुलिस बल बनी थी। तो 15 से अब इसकी संख्या बढ़कर 17 हुई है, क्योंकि इसमें बिहार और उड़ीसा 2 राज्य और शामिल हैं जिन्हें यह सम्मान मिल चुका है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों जब ये चीजें हम आपको पढ़ा रहे थे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं पुनः इस चीज को दोहराऊंगा। मैंने वहां पर यह बोला था कि बिहार पुलिस को यह सम्मान पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि बिहार पुलिस के बारे में जैसे अभी हाल ही में भरत तिवारी वाला मैटर में आपने देखा किस प्रकार से एक निंदनीय कार्य, वो तो पूरी जानकारी आप लोगों के समक्ष आप लोग जानते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं यहाँ पर सभी पुलिस वाले को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या यह सम्मान दिया जाना, हालांकि ये सम्मान पहले मिला है, तो फिलहाल यहाँ पर ये हम सवाल तो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक अपने आप में सवाल पूछ रहे हैं कि या ये डिजर्व करती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला हमारा सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, तो विनय कुमार हैं। अगला 278 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति पुलिस ध्वज यानी कि राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड की जो बात अभी हम कर रहे थे, ये सबसे पहले 1952 में उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रदान किया गया था। अतः आप ये बोल सकते हैं कि भारत की पहली पुलिस बल उत्तर प्रदेश है जो ये सम्मान प्राप्त की थी। 279 नंबर प्रश्न देखिएगा। हाल ही में 22 से 27 फरवरी 2026 तक बिहार पुलिस सप्ताह 2026 का आयोजन किया गया। ये आयोजन हालांकि प्रत्येक वर्ष होता है। 2026 में 22 से लेकर 27 फरवरी तक आयोजित हुआ है। इसका उद्घाटन तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं मई में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ बात हम कर रहे हैं फरवरी की। उस समय वो कौन थे, तो उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री थे सम्राट चौधरी, ये ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा मिथिलेश स्टेडियम पटना से इसका उद्घाटन किया गया था। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको हम ये भी बतला दें कि जो खास करके बिहार पुलिस सप्ताह 2026 में आयोजित हुआ है, इस वाले पॉइंट में देखिएगा 2026 का अगर हम यहाँ थीम यानी कि विषय की बात करें तो सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता इसका थीम है, इसी पर यह आधारित था।
लेकिन लगे हाथों ये भी ध्यान रखिए कि वर्ष 2025 में बिहार पुलिस सप्ताह का जो थीम था वो क्या था। तो दोस्तों बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का जो थीम था साइबर सुरक्षा था। याद रखिएगा क्या था, साइबर सुरक्षा था। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहां देखिएगा, भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत स्पेन के टोलेडो में हालिया आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किया है। यानी कि 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। ऐसे तो प्रमोद भगत बिहार के वैशाली से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ 282 में हमने लिखा भी है कि प्रमोद भगत का जन्म ऐसे तो बिहार के वैशाली जिले में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना खेल करियर जो है मुख्य रूप से उड़ीसा से बनाया है। बेसिकली यहाँ कहने का अर्थ यहाँ ये भी है कि यहाँ ये उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में ये भी जरूरी जानकारी है, मूल रूप से वैशाली से संबंधित है लेकिन प्रतिनिधित्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा की ओर से। अब यहाँ एक जरूरी जानकारी यह है कि वे टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में सिल्वर मेडल जीतकर, मतलब ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे ओलंपिक में, खास करके पैरालंपिक में, जो पदक अपने इन्होंने नाम किया था। पैरालंपिक की बात हम कर रहे हैं क्योंकि ये पैरा एथलीट हैं, है ना। अगला 283 नंबर सवाल यहां आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। और ये जरूरी है, याद रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, यहां इस स्थिति में आपको डेट याद रखना पड़ेगा। तो 16 मार्च 2026 को राज्यसभा, जो संसद का एक उच्च सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, अभी चर्चाएं हम करेंगे, फिलहाल ये ध्यान रखिए, राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और फाइनली 10 अप्रैल 2026 को संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लिए। याद रखिए दोनों डेट 16 मार्च और 10 अप्रैल। वही 284 नंबर प्रश्न देखिएगा, कोई भी व्यक्ति, अब यहां पर चूंकि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो एक यहां अध्याय बिहार में कह सकते हैं कि समाप्त हुआ है। 2005 से अब तक का एक लंबा सफर रहा है और ऐसे में इन दिनों आपको यह ध्यान रखना है, जो आपके बीच आगे हम 284 नंबर से कुछ 4-5 पॉइंट में आपके बीच हमने रखा है। अब लोकसभा, राज्यसभा आदि को लेकर यहां बात करेंगे और ध्यान से एकदम धैर्यपूर्वक इसको देखिएगा, समझिएगा क्या क्या चीज जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं जो प्रोबेबली एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद, जिसमें कि 2 सदन जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल, जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद होता है, तो इसका सदस्य नहीं रह सकता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 101 यानी कि आर्टिकल 101 में किया गया है। कोई भी खास करके व्यक्ति एक साथ लोकसभा या फिर राज्यसभा और वहीं दूसरी ओर राज्य विधानमंडल के जो 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और खास करके विधानसभा, ये दोनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता है। ये अनुच्छेद 101 में वर्णित है। वहीं दूसरी ओर 285 वाले पॉइंट में देखिएगा, यदि कोई सदस्य दोनों सदनों के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट से इस्तीफा देना होता है। यहां यह ध्यान आपको रखना है कि 14 दिन के भीतर उन्हें रिजाइन देना पड़ता है ना। यहां बात हम कर रहे हैं खास करके दोनों सदनों के अगर वो सदस्य चुने जाते हैं तो वैसी स्थिति में, अन्यथा 14 दिन तक अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जो सीट है वो रिक्त हो जाती है। वहीं 286 नंबर पॉइंट देखिएगा, अनुच्छेद 83(1) के तहत यह कहा गया है कि राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, जिसे कि आप उच्च सदन भी बोल सकते हैं, जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अमूमन एग्जाम में कई बार सवाल के रूप में पूछे गए हैं और ये बात आप लोग जानते भी होंगे कि ये एक अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझिए, यहां इस वाले पॉइंट पे आपके बीच हमने रखा है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, ये भी अपने आप में एक सवाल है। यहां थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिएगा। जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। अब ये 6 वर्ष के कार्यकाल में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में सेवानिवृत्त होते हैं। सपोज आज खास करके 2026 में अगर हम देखें तो 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब फिर 2 वर्ष पश्चात फिर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होगा और फिर उनके स्थान पर फिर नई नियुक्ति होती है। तो ऐसे में ये जो परंपरा है ये एकदम निरंतर बनी रहती है और ऐसी स्थिति में सदन जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता है। तो ये चीज यहां पर ध्यान आपको रखना है और ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं कई बार। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में बिहार ने मछली उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 9.59 लाख मीट्रिक टन
वार्षिक उत्पादन के साथ देश में यानी कि भारत में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद चौथा स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि जो नवीनतम आंकड़ा कहता है मछली उत्पादन में लगभग आप बोल सकते हैं 10 लाख मीट्रिक टन के साथ जो उत्पादन मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भारत ने बल्कि बिहार जो है वो चौथे स्थान पर है। क्रमशः 3 स्थान पर पहले आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है, और बिहार जो अपना है ये कौन से स्थान पर है, तो ये आपको ध्यान रखना चौथे स्थान पर है। आइए आते हैं अगले सवाल पर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मछली उत्पादन में, ये तो रहा बात यहां पर राजकीय स्तर की, लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दुनिया में जो शीर्ष 3 देश हैं मछली उत्पादन में, पहले स्थान पर तो चाइना है, दूसरे स्थान पर है अपना भारत, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है इंडोनेशिया। अगला 290 नंबर प्रश्न है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए कुल 45 फिल्म या फिर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिया गया है। पहली बार बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत यह मंजूरी दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म प्रोत्साहन नीति को लेकर भी अभी हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की खास करके कैबिनेट बैठक में। यहां इस वाले पॉइंट में देखिएगा, बिहार की पहली फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 19 जुलाई 2024 को मंजूरी दी गई थी, और हमने जुलाई वाले जो क्लासेस प्रोवाइड किए हैं वहां पर देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। 2022 से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स, और ये हम आपको चेक करने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें आप अगर पहली बार हमें जान रहे हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो भरोसा रखिएगा बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हमसे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता है। मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं, यहां आप सही जगह पर हैं, तैयारी आपकी बेहतर होगी, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। हालांकि जो रेगुलर हमें देख रहे हैं तो उनको तो मालूम है ही, और प्लस आप लोग कमेंट करके ये बतलाइए क्या ये सीरीज है आपको पसंद आ रहा है, क्या यहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, क्या चीजें आपको हम बेहतर दे रहे हैं, आप लोग जरूर बतलाइएगा, है ना। चलिए, और दोस्तों एक बात ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, जब जब एग्जाम होता है हर बार हम आपको प्रूफ देते हैं कि कितने सारे सवाल यहां से बने हैं। आपको मालूम होनी चाहिए हर बार 95% से ऊपर ही हमारा आंकड़ा रहा है। चलिए आइए अगले सवाल पर। पूर्णिया बिहार में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले को बिहार सरकार द्वारा हाल ही में राजकीय स्तर का दर्जा दिया गया है। कामाख्या मंदिर जो बिहार की हम बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इस वार्षिक मेले को बिहार सरकार द्वारा राजकीय दर्जा दिया गया है। अब इसके साथ ही यह जो मेला है ये राजकीय मां कामाख्या महोत्सव के नाम से जाना जाएगा, और जो पूरा खर्च है इसका जो वहन है वो अब राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 293 नंबर पॉइंट देखिएगा कि राजगीर के बाद बिहार का जो दूसरा ग्लास ब्रिज है, आप लोग जानते हैं कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर है, तो राजगीर नालंदा में है। अब इसके बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में स्थित अजगैबी नाथ धाम जो गंगा नदी के किनारे है यहां पर बनाया जाएगा। और आपको ये बतला दें कि यह जो है प्रोजेक्ट में 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और ये 30 मीटर लंबा तथा 200 मीटर की ऊंचाई पर इसका निर्माण होगा। ये खास करके जो जानकारी सामने आई है, जो घोषणा हुई है कैबिनेट बैठक में, इसको मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी ओर दोस्तों अजगैबी नाथ धाम की बात हुई है, आपको एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये किस जिले में अवस्थित है। तो ये अजगैबी नाथ धाम जो है ये बिहार के भागलपुर जिले में जो सुल्तानगंज है यहीं पर गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है। अब यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये स्थल जो है विशेष रूप से कांवरियों के लिए एक महत्व रखता है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में, खास करके जो श्रावण महीने में या फिर श्रावण महीने में जो खास करके श्रावणी मेला का जो आयोजन होता है, यहीं से महादेव को जल चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में जो जल खास करके उठाया जाता है, जल लेकर जहां से प्रस्थान करता है देवघर झारखंड के लिए, तो दोस्तों यही वो स्थान है सुल्तानगंज, और इसे कहा जाता है अजगैबी नाथ धाम। ये आप लोग बखूबी जानते भी होंगे। यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये जानकारी देना चाह रहे थे कि ये जो जगह है इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकता है कि किस जिले में है, और इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि यहीं पर दूसरा ग्लास ब्रिज का निर्माण होना है। अगला सवाल देखिएगा, फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है।
देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य, अच्छा आगे हम देख लेंगे इसको, फिलहाल यहां पर बिहार के संदर्भ में बात करते हैं। फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है और बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने का जो मुख्य कारण है, दरअसल 3 लाख रुपए का इनामी नक्सली, जो अंतिम नक्सली था सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकिम, तो इन्होंने मुंगेर में सरेंडर किया था, सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकिम, जिसके बाद आधिकारिक रूप से बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। ये जरूर याद रखिएगा। तो फाइनली बात यहां पर यह है कि फरवरी 2026 में बिहार नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। 296 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और यहां आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आधिकारिक, जो खास करके ये डेटा था, जो लक्ष्य था, तो यहां इसके बारे में हमने लिखा कि भारत सरकार द्वारा देश को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह ऐतिहासिक घोषणा 31 मार्च 2026 को किया। उसी आधार पर यहां शॉर्ट में यह पॉइंट हमने लिखा। आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत कब नक्सल मुक्त घोषित हुआ, और ये जानकारी संसद में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया 31 मार्च 2026 को। आइए अगले सवाल पर हम आते हैं। हाल ही में प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है, ये 17 से 29 मार्च 2026 को हैदराबाद में किया गया है। प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन, और ये पहला एडिशन है, तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है, ये बतलाने की यहाँ फिलहाल जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर खास करके विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन की अगर हम बात कर रहे हैं, बात हो रही है बौद्ध धर्म को लेकर, बौद्ध सम्मेलन को लेकर, तो आइए एक बार यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो पवित्र स्थल है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। प्लस बौद्ध धर्म में जो खास करके संगति या फिर जो सम्मेलन हुआ, वो भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, दूसरा कहाँ पर हुआ, तीसरा कहाँ पर हुआ, चौथा कहाँ पर हुआ, और आपको ये भी ध्यान रखना है पांचवां का भी जिक्र कई स्रोत में मिलता है। अभी वो उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमने एक अलग से जानकारी आपके बीच रखा है कि जो 4 सबसे पवित्र स्थल जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जो कि लुम्बिनी नेपाल में, यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया वो स्थल है जहाँ पर बोधि वृक्ष के खास करके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए। और आपको ये ध्यान रखना है, यहीं अवस्थित महाबोधि मंदिर परिसर जो है, वर्ष 2002 में बिहार का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था। याद रखिएगा, वर्ष 2002 में। और नालंदा महाविहार 2016 में। इसमें बिहार में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पहला कौन सा है, तो महाबोधि मंदिर परिसर, जो 2002 में इस सूची में शामिल हुआ था। याद रखिएगा। अभी इसमें पूरे भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या वो कितनी है, तो 44 है। और सबसे अंतिम 44वां वाला क्या है, तो मराठा सैन्य परिदृश्य। आइए अगले सवाल पर, अगले पॉइंट पर, जो सारनाथ को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर इन्होंने खास करके अपना पहला उपदेश दिया था, और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। वहीं पर कुशीनगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना शरीर को त्यागा था, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। किसी ने उन्हें मीट खिला दिया था गलती से, और ध्यान रखिए जिस घटना के बाद इनका निधन हो गया। तो इतनी जानकारी 4 जो पवित्र स्थल है, कई बार यहां से सवाल बने हैं एग्जाम में। अगला सवाल वैशाली महोत्सव को लेकर है। वैशाली महोत्सव 2026 का जो आयोजन है 31 मार्च से 2 अप्रैल तक वैशाली जिले में आयोजित किया गया। वैशाली महोत्सव, और कोई भी महोत्सव हो, ऐसे एग्जाम में सवाल बनने की प्रबल संभावना होती है। दोस्तों वैशाली वही जगह है जहां आपको ध्यान रखना है जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब जैन धर्म के बारे में आगे कुछ चीजों को हम देखेंगे। फिलहाल आज के इस सेशन में जितनी जानकारी हमने आपको दिया है, इन तमाम चीजों को हो सके तो पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। जो ये वन लाइनर वाला पीडीएफ है वो बिल्कुल निःशुल्क है। वो आपको एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज करके एक सेक्शन दिखेगा, वहां फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में जाइएगा, और उसी वीडियोज वाले सेक्शन में एक अलग कॉलम दिखेगा फ्री पीडीएफ का। वहां पर पार्ट 1 से लेकर जो अभी पार्ट 6 आपने देखा, वो सभी अपडेट है। आप वहां से निःशुल्क उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए जो फुल्ली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड है, बेसिकली ये 72वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर ही तैयार किया गया है, तो इसको आप सभी को डाउनलोड करना है और हर हाल में डाउनलोड करना है। अगला सेशन हमारा होगा पार्ट 7, लेकिन उससे पहले कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाइए इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा और यहां पर आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।